Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of history of 10th class. आज हम फोर्थ लेसन में विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कहने का अर्थ है जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब क्या है, प्रथम विश्व युद्ध को खत्म हुए 20 साल हुए थे, यानी कि एक दशक में 10 साल और 2 दशक में 20 साल। तभी क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया यानी शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच में लड़ा गया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच में लड़ा गया था। एक गुट में दूरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। कहने का अर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले रहे थे वो भी, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे वो भी इस युद्ध में मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था और करोड़ों लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, यानी कि लड़ाई में युद्ध में ज़्यादा संख्या होती थी और इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मारे गए। कौन से में? द्वितीय विश्व युद्ध में, जो किसी मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए यानी तहस नहस हो गए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में तहस नहस हो गई। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। कौन से युद्ध ने? द्वितीय विश्व युद्ध ने। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। मतलब पुनर्निर्माण का काम मतलब दोबारा पुनर्निर्माण करना शुरू करना। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभाव के साए में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली यानी ताकत शक्तिशाली था, यानी कहने का अर्थ है वर्चस्वशाली, श्रेष्ठ या मुख्य रूप से होने की अवस्था या तेजस्वी होने का भाव, उसको वर्चस्वशाली कहते हैं यानी शक्तिशाली। और दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने बड़े तौर पर कुर्बानियाँ दी थी और जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी तो उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया। कहने का अर्थ है जब सारी दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी तो उस दौरान जो सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को पिछड़ेपन से उबार कर एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा कर दिया। किसको? सोवियत संघ को। आइए अब हम युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिकों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, वृहत उत्पादन पर आधारित, मतलब बड़े तौर पर उत्पादन करना। किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता था, लेकिन व्यापक उपभोग को मतलब बड़े तौर पर काम करने को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो और स्थिर हो। मतलब क्या है, वो आमदनी लगातार एक समान होती रहे। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। क्या है, अगर स्थिर आय के लिए पूर्ण रूप से रोजगार को स्थिर होना चाहिए, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने
सरकार ने दखल जरूरी था, मतलब क्या, सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की सरकार के पास ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विषयों में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रूप से रोजगार बनाए रखा जाए। कहने का अर्थ है उद्योग में जो हमारी आमदनी है वो स्थिर हो और रोजगार भी स्थिर होने चाहिए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। आइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का एक संगठन है जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने और अधिक रोजगार तय स्थित आर्थिक को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा देने और विश्व भर में गरीबी को कम करने के लिए कार्य करती है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसमें आम बोलचाल यानी आम भाषा में विश्व बैंक कहा जाता है, इसका गठन किया गया। किसका? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्वीन या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थान भी कहा जाता है, यानी जुड़वा संतान। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। आइए वीटो को विस्तार से जानें। वीटो क्या होता है? वीटो एक पावर यानी शक्ति है। किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है। वीटो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा सलाहकार के 5 स्थायी सदस्यों को दी गई है। कहने का अर्थ है 5 स्थायी सदस्य देशों को दी गई एक शक्ति है। वो 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, UK, चीन और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था है वो किसको? जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है और वो जो मौद्रिक व्यवस्थाएं हैं उनको आपस में एक जोड़ने वाली क्या है? एक व्यवस्था है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। जैसे इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्रा जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ है। कहने का अर्थ है जो हमारी भारतीय मुद्रा है, हमारी भारतीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। वो किसके साथ बंधी हुई है? डॉलर के साथ बंधी हुई है। उसमें क्या है? उसकी क्या एक विनिमय दर डॉलर के साथ बंधी हुई है। उसमें तय करना है कि भी $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे और क्या है, और ये स्थिर रहता है। मतलब क्या है? डॉलर के बदले में रुपए की कितनी कीमत है, $1 के समान कितने रुपए देने होंगे। और डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ है। कहने का अर्थ है $1 की कीमत क्या है? $1 की कीमत किसके बराबर है? 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित
की गई थी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आपका होमवर्क होगा, आप इसमें से कोई 3 स्मॉल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और लर्न करेंगे। जो मैंने टॉपिक कराया है उसको रीड करेंगे और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।